गला दबा दें, वो उनकी मेहरबानी है। PTI के बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर थे, अभी तो हमारी भी जो है ना तौबा हो गई है। इस तरह महंगाई करके जो आवाम को बिल्कुल सड़कों पर ला के खड़ा कर दिया इसने। सिर्फ मौत सस्ता है बस इस मुल्क में। आप कहते थे कि जो पेट्रोल महंगा हो, ये अपना वज़ीर आज़म चोर है, काबीना चोर है, ये खुद चोर ही निकले ना। 2000 में राशन आता था, अब 20 रुपए लेकर वो भी नहीं पूरा पड़ रहा। गरीब आदमी बस अब गुसल के फट्टे पे नहाने के लिए तैयार है। नाज़रीन, PTI हुकूमत माशी अबतरी के रिकॉर्ड तोड़ने पर तुली हुई है। सबसे महंगा डॉलर, सबसे महंगी बिजली, सबसे महंगा आटा और अब सबसे महंगी चीनी और पेट्रोल भी मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और हैरत की बात यह है कि महंगाई के इस तूफान के बावजूद हुकूमत आवाम को झूठी तसल्लियां और अदाद-ओ-शुमार की मीठी गोलियां दे रही है। आवाम को कुव्वत खरीद में बेहतरी की नवीद सुनाई जा रही है। अशिया की कीमतों में इजाफे की नागुज़ीर वजूहात गिनवाई जा रही हैं, असबाब गिनाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में नाकाबिले फहम 5 रुपए का इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए इजाफी समरी की 1 रुपया इजाफा करने की समरी भिजवाई गई थी, लेकिन हुकूमत ने 1 रुपए की बजाय पेट्रोल सीधा 5 रुपए महंगा कर दिया, जिसमें 3.5 रुपए लेवी टैक्स में इजाफा शामिल है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद मुल्क में महंगाई की एक नई लहर आने का खदशा है। इस बात से खुद हुकूमत भी वाकिफ है और इसीलिए चंद दिन पहले तक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन यकीन भी दिला रहे थे कि हुकूमत अभी पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं करेगी, लेकिन इस बयान के सिर्फ 2 दिन बाद ही पेट्रोल 5 रुपए महंगा कर दिया गया। पेट्रोलियम प्राइसेस की तो एक किस्म से आपको मालूम है कि इसका इम्पैक्ट तो बहुत ही आता है, ट्रांसपोर्टेशन पे भी आता है। तो वो तो मैं एकदम आई एम नॉट गोइंग टू बी इन अ हरी टू इंक्रीज दीज प्राइसेस क्लोज टू इंटरनेशनल प्राइसेस। इस वक्त पेट्रोल मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तसल्ली के नाम पर आवाम के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। इनके मुताबिक पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम है। उन्होंने मजीद कहा कि या तो 3 सालों में तेल की कुएं निकल आते, वरना जाहिर है बाहर से खरीदेंगे तो उनके साथ यहाँ भी कीमतें बढ़ेंगी। कमोबेश बात साबिक हुक्मरान भी यही कहा करते थे, लेकिन तब पेट्रोल की कीमत में जब भी इजाफा होता था तब इमरान खान साहब हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना रोजगार है, महंगाई वैसे ही इस्पानों पे हर दूसरे दिन बिजली ऊपर, कभी पेट्रोल डीजल, तो लोग पिस गए हैं बेचारे। दुनिया में तेल की कीमत नीचे आ रही है, यहाँ वो लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। माजी में इमरान खान का मौक़िफ़ जो भी रहा हो, आज उनकी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात आवाम को न सिर्फ पेट्रोल महंगा करने की मजबूरी बता रहे हैं, साथ ही ये खुशखबरी भी सुना रहे हैं कि हुकूमत की असल कामयाबी ये है कि 75% आबादी की आमदनी में भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ और पाकिस्तान की कुव्वत खरीद भारत से बेहतर है। फवाद चौधरी साहब के इस दावे की वजह फीकस आमदनी में इजाफा है, जो 2020-21 में बढ़कर $1543 हो गई है। गुज़िश्ता साल ये शरह $1361 थी। फवाद चौधरी साहब आमदन में इजाफे का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन इस दावे की क्या हकीकत है, आइए ये हम आपको बताते। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक साल 2017-18 में फीकस आमदनी थी $1651। माली साल 16-17 में ये आमदन $1630 थी। माली साल 15-16 और 14-15 में ये आमदन $1500 से ज्यादा थी। यानी हुकूमत $1547 की जिस फीकस आमदन पर खुशियां मना रही है, वो तो गुज़िश्ता दौर हुकूमत में भी थी, वो तो 2014 में भी थी। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि नून लीग के दौर में महंगाई PTI के दौर से कई गुना कम थी। आइए इसका भी जायजा लेते हैं। अगर रवां बरस की फीकस आमदनी का हिसाब लगाया जाए तो एक पाकिस्तानी की माहाना कमाई 21,750 रुपए बनती है, जबकि PTI हुकूमत के 3 साल में अशिया की कीमतों में कई गुना इजाफा हो चुका। जब इमरान खान ने हुकूमत संभाली थी तब महंगाई की शरह 4.7% थी, 2019 में बढ़कर 6.8% पर हो गई। 2020 में तो हद ही हो गई थी जब महंगाई की शरह 10.7% तक पहुंच चुकी थी और रवां साल ये शरह 9% को अबूर कर चुकी है। 2018 के मुकाबले में आज बुनियादी जरूरत की हर चीज महंगी हो चुकी है, कीमत बढ़ चुकी है। 2018 में 110 रुपए में 2 किलो चीनी आ जाती थी, आज इसी कीमत में 1 किलो चीनी मुश्किल से मिलती है। 2018 में 37 रुपए किलो में मिलने
वाला आटा आज 70 रुपए किलो से भी महंगा हो चुका है। घी का 1 लीटर का जो पैकेट 2018 में 180 रुपए का मिलता था, आज 3 साल बाद तकरीबन दुगना महंगा होकर 340 रुपए का हो चुका है। अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 3 साल में अशाए खुर्दोनोश की कीमतों में औसतन 40% इजाफा हुआ। सिर्फ आटे, घी और चीनी की कीमतों में तकरीबन 100% इजाफा हो चुका। सिर्फ यही नहीं बल्कि पीटीआई हुकूमत के दौर में पाकिस्तानी रुपया बेकदरी की नई मंजिलें तय कर चुका। गुज़िश्ता रोज डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर यानी 170 रुपए के करीब उसको छूकर आज 1.5 रुपए नीचे आया है। अब नाज़रीन सोचने वाली बात है कि अगर आमदन उतनी ही है, फीकस आमदन उतनी ही है जितनी 2014-15 में थी, मगर महंगाई उससे डबल हो चुकी है, अशाए खुर्दोनोश की चीज़ें उससे डबल हो चुकी हैं, तो फिर कीमतें, कुव्वत खरीद हर पाकिस्तानी की बढ़ी है या कम हुई है, ये अक्लमंदाना फैसला आपने करना है। अच्छा, करेंसी की कदर में मुसलसल कमी होती है तो क्या होता है, ये कौन कहा करता था? ये इमरान खान साहब कहा करते थे, माजी में कहा करते थे, कई दफा कह चुके हैं कि करेंसी की कदर में कमी जब होती है तो क्या होता है। आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने फीकस आमदनी में इजाफे के अलावा किसानों को 1100 अरब रुपए का फायदा पहुंचने की भी बात की, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि गुज़िश्ता साल मार्केट में गंदम की कीमत 2200 रुपए थी, लेकिन इस दफा 144 नाफिज करके किसानों से डंडे के जोर पर 400 रुपए कम कीमत पर गंदम उठाई गई थी। पिछले साल की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा खादों की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। पीटीआई हुकूमत के 3 साल में डीएपी की बोरी की कीमत में 3000 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका, जबकि यूरिया की बोरी भी 300 रुपए महंगी हो चुकी है। अगर बिजली और बीज की कीमतों का इजाफा डाला जाए तो पता चलेगा कि किसानों को पीटीआई हुकूमत में फायदा हुआ है या फिर नुकसान। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है इस वक्त माहिर मईशत डॉक्टर फारूक सलीम साहब। अब ये तमाम फैक्ट्स आपके सामने हैं, आप हमसे ज्यादा इस बारे में बेहतर जानते हैं। सबसे पहले तो मैं बारी बारी आऊंगा हर एक दावे पे, हुकूमत के हर एक दावे को डिस्कस करेंगे। पहला दावा कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें खित्ते में बाकी ममालिक के जो है मौजूद हैं उनसे कम है, एक। और दूसरा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब जब माजी में इजाफा होता था तो तब भी तनकीद यही हुकूमत, यही लोग क्या करते थे जो अपोजिशन में थे। तो डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स के मामलात हैं, असद उमर साहब का 2016 का मेरे पास ट्वीट मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि 52% हुकूमत सिर्फ टैक्स लेती है पेट्रोलियम मसनूआत पे। तो सर, वो 52% तब हुकूमत टैक्स लेती थी, आज उस टैक्स को कम क्यों नहीं कर सकती? अली साहब, मैं समझता हूं कि वो सियासी बयानात थे और उन बयानात की मदद से पीटीआई ने वोट हासिल किए। उनको शायद इस वक्त कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं वो प्योरली सियासी बयानात थे। हालात अब कुछ ऐसे हैं कि आलमी मंडियों में तेल की कीमत जो है वो फ्लक्चुएट कर रही है। जुलाई में कोई $73 का बैरल, अगस्त में फिर वो गिर गया था, 70 पे पहुंच गया था, और सितंबर में फिर वो $2 बढ़ के 72 पे चला गया। पाकिस्तान में मैं महसूस कर रहा हूं कि हुकूमत क्लेम तो ये करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो तेल की कीमतें हैं वो हमने समहाउ नथी कर रखी हैं आलमी कीमतों, आलमी मार्केट में जो कीमतें होती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बरक्स है। जब आलमी मंडियों में कीमतें गिरती हैं तो पाकिस्तान में हमें कोई खास गिराव नजर नहीं आता, लेकिन जब आलमी मंडियों में कीमतें चढ़ती हैं तो उसका चढ़ाव जो है हमें फौरन पाकिस्तान के अंदर नजर आ जाता है। ये दुरुस्त है कि अगर सितंबर 1 को जो तेल की कीमत थी और सितंबर 16 को जो बढ़ाई गई है उसमें तकरीबन 4-5 रुपए बढ़ाई गई है फी लीटर, उसमें तकरीबन 4 रुपए का आंसर जो एलिमेंट है वो टैक्स का है। टैक्स बढ़ाया गया, पहले सितंबर 1 को टैक्स कम था, अब टैक्स ज्यादा हो गया है। लेकिन एक चीज और भी ध्यान में रखिए कि टैक्स इतना खास इस वक्त नहीं है हमारे पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो IMF से वादा किया गया। IMF से जो वादा किया गया है वो तकरीबन 30 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगना है। मुझे खदशा इस चीज का है कि जब हम अक्टूबर के महीने में अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो जो तेल की कीमतें अभी आपने देखी है बढ़ती हुई, उससे कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ानी पड़ेगी।
डॉक्टर साहब ये तो बड़ी हैरानकुन बात है, मतलब आवाम पेट्रोल बम की हम बात करें तो पेट्रोल का एटम बम गिरने जा रहा है। 30 रुपए अगर इजाफा होता है, अगर हम IMF के प्रोग्राम में जाते हैं तो इन्फ्लेशन विल हिट स्काई रॉकेट। सर ये एक दावा जो है डॉक्टर साहब, मैं इस पे लाना चाहूंगा आपको कि पाकिस्तान में 75% जो बाइंग पावर है, कुव्वत खरीद वो लोगों की बड़ी है, वो मेरे सामने सर इस वक्त फैक्ट्स भी हैं। बिल्कुल जनाब 2000 गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है इसमें इजाफा हुआ है सर ये पर कैपिटा इनकम में, और ये बढ़कर $1543 हो चुकी है, जो कि गुज़िश्ता साल $1361 थी। मगर सर उससे भी अगर पीछे चले जाते हैं तो यही शरह जो है वो $1600 भी थी और $1630 भी थी, बल्कि इसमें तो सोचा जाए तो कमी हुई है। इस दावे में कितनी डॉक्टर साहब सच्चाई है कि फी का आमदन बढ़ी है? अली साहब, मैं वर्ल्ड बैंक का जो डेटा आता है वो जो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम बताते हैं, मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज्यादा क्रेडिबल डेटा। वो पीक जो पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन पर कैपिटा इनकम थी वो 2018 में थी, और वो $1482 1480। 2019 में वो गिर के 1284 पे आ गई, और फिर 2020 में वो मजीद गिरी और तकरीबन 1193 पे पहुंची है। ये तीनों चीजें, तीनों जो मैंने आपको आदाद शुमार दिए ये वर्ल्ड बैंक के हैं, तो तकरीबन 12% PTI की हुकूमत के दौरान पर कैपिटा इनकम जो है वो गिरी है। मैं खुद हैरान था जब मैंने डाटा किया है। 1960 में हमारी पर कैपिटा इनकम तकरीबन $83 थी, और फिर 1960 और 2018 के दरमियान में कोई दौरानिया ऐसा नहीं है लंबा वाला जिसमें हमारी पर कैपिटा इनकम गिरी हो। 58 साल तकरीबन पर कैपिटा इनकम मुसलसल पाकिस्तानियों की जो है वो बढ़ती रही है, और $83 से पीक जैसे मैंने आपको कहा 2018 में आया था $1482 का। उसके बाद इनकम ये गिर रही है। अब यहाँ पे देखिए कीमतें जो हुकूमत खुद बताती है, मैं नहीं बता रहा हूँ ये, अगर आप सितंबर 9 का जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने आदाद शुमार दिए हैं कि जो बिजली की कीमतें हैं वो 46% बढ़ी हैं, जो बनाने की कीमतें 41%, मुर्गी 38%, मिर्चें 35%, अंडे 30%। अब दो धारी तलवार चल रही है यहाँ पे। एक तो हमारी इनकम जो है, जो तारीखी तौर पे मैं समझता हूँ पहले 60 साल ऐसे हैं जिसमें हमारी इनकम नहीं गिरी थी। 2018 के बाद ये इनकम गिरना भी शुरू हो रही है, और साथ ही साथ महंगाई भी चल रही है। तो पहले जो महंगाई पहले भी होती थी, लेकिन पहले हमारी आमदन भी बढ़ती चली जाती। तो अब ये 2018 के बाद एक है जिसमें कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं और हमारी आमदन भी नीचे आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। दो और दावे मैं चाहूंगा दोनों का इकट्ठा जवाब दे दें सर आप। महंगाई पे बात की जाती है तो कहते हैं जी महंगाई हमने कम की है, महंगाई डबल डिजिट में चली गई थी, हम उसको सिंगल में लेकर आ गए। हालांकि यही वो महंगाई की शरह है जो इससे पिछली गवर्नमेंट 4.8 पर महंगाई छोड़कर गई थी, और इस गवर्नमेंट ने उसको डबल डिजिट में पहुंचा दिया, 13 से भी ऊपर निकल गया। सर एक तो ये दावा कि महंगाई की शरह इन्होंने कम की है, और खासतौर पर फूड आइटम्स पे एक। दूसरा ये गर्दशी कर्जे 1100-1200 अरब रुपए जो है वो थे, वो बढ़ के इस वक्त 2300 अरब रुपए हो चुके हैं। हालांकि बिजली की कीमत भी इन्होंने बढ़ाई है। ये कहते हैं कैपेसिटी चार्जेस में देने पड़ रहे हैं हमें ये पैसे, तो जो बिजली की कीमत बढ़ रही है वो पैसे किसके हिस्से में जा रहे हैं? इसके साथ साथ आप कह रहे हैं कि गैस का सिलेंडर वो 700 रुपए बढ़ चुका है। अच्छा सॉरी, मैं माजरत के साथ प्रोड्यूसर साहब ने बताया कि गैस का जो सर्कुलर डेट है वो भी 700 अरब रुपए बढ़ गया, और गैस हमारे पास है भी नहीं देने को। डॉक्टर साहब ये इन दावों में कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं समझता हूं कि इनकी PTI की हुकूमत के दौरान जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो रियली इनकी मीडिया परफॉर्मेंस कर लें या सोशल मीडिया के ऊपर जो बातें ये कर रहे हैं वो उसके ऊपर बड़ी हद तक ये काबिज हैं, और उसकी हद में वहां पे इनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ 10 में से 9 नंबर इनको जरूर जाते हैं। ये मामला इतना पेचीदा नहीं है जितना हुकूमत वाले या हमारे मईशतदान कुछ बना
लेते हैं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का जो मामला है वो मैं समझता हूँ कि उनकी मईशत बड़ी ही सादा मईशत होती है। वो करंट अकाउंट डेफिसिट में जब बड़ी बड़ी जो इस्तेलाहात इस्तेमाल की जाती हैं वो उनके नजदीक कुछ नहीं है। वो उनकी मईशत जो है वो आटे की कीमत के इर्द गिर्द घूमती है, वो चीनी की कीमत के इर्द गिर्द घूमती है, वो महीने के बाद जो बिजली का बिल आता है उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो 85% पाकिस्तानी जो भी सर्वे सामने आया है उसमें 85% पाकिस्तानियों को जो दो सबसे बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो बोझ है उनके ऊपर, वो महंगाई है और बेरोजगारी है। वो करप्शन का भी बहुत लो लेवल दिखा रहे हैं। तो 4-5% पाकिस्तानी कहते हैं कि उनके लिए करप्शन बहुत बड़ा इशू है। सबसे बड़ा इशू जो है वो महंगाई है और वो बेरोजगारी है। अब आप देखिए कि अगर इस खित्ते में आप चेक करें महंगाई के हवाले से, तो महंगाई जो मालदीव्स में है वो इन्फ्लेशन की शरह जो है वो 1% है, नेपाल में 4% आई है, इंडिया में 4.6 है, श्रीलंका में 4.6, बांग्लादेश में 5.9 और पाकिस्तान में 8% आ रही, तकरीबन 2 गुना ज्यादा है खित्ते के बाकी ममालिक में। और अभी आपने 13% का जिक्र किया, वो एक्चुअली ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना कि खुराक की कीमतें किस तेजी से बढ़ रही हैं। ये तो जनरल इन्फ्लेशन है। हुकूमत का जो अपने अदाद-ओ-शुमार है जो लास्ट जुमे को उन्होंने रिलीज किए हैं, उसमें जो कहलाता है सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स, यानी कि जो अशद जरूरी अशिया है उनकी कीमतें 13.64%, 6-4% बढ़ी हैं। यानी कि एक साल में 13% जो बढ़ गई है। अगर 3 साल में आप देखिए तो 3 साल में जो आटा है वो चला गया 35 से 70-75। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान बात नहीं करते, कमाल करते। कभी जोग्राफियाई तौर पर अलग अलग ममालिक की सरहदें मिला देते हैं, कभी बर्रे आज़म अफ्रीका को मुल्क करार दे देते हैं, कभी हर मुल्क और हर खित्ते को वहाँ रहने वालों से भी ज्यादा समझने का दावा करते। जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ राज निज़ाम हुकूमत को अपनाने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। कभी पाकिस्तान ने 12 मौसमों की खबरें सुनाते हैं, कभी लाइट ऑफ स्पीड से ट्रेन चलाते हैं, कभी जानलेवा कोरोना को हल्का सा जुकाम कह देते हैं, कभी इस बात पर नाराज होते हैं कि लोग कोरोना को संजीदा क्यों नहीं ले रहे, इसे हल्का सा जुकाम क्यों समझ रहे हैं। CNN को इंटरव्यू देते के बाद एक बार फिर वज़ीर आज़म इमरान खान का जनरल नॉलेज ज़ेरे बहस आ चुका है। एंकर ने हक्कानी नेटवर्क के बारे में सवाल किया तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने हक्कानी को यानी हक्कानियों को एक पश्तून कबीला करार दे दिया। हालांकि हकीकत यह है कि हक्कानी नेटवर्क का नाम उसके सरबराह जलालुद्दीन हक्कानी की मुनासबत से पड़ा। जलालुद्दीन हक्कानी ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया से पढ़ा, वहाँ के फारुल तहसील हैं और इस वजह से अपने नाम के साथ हक्कानी लिखना शुरू कर दिया। जैसे कि अक्सर लोग जामे कराची से पढ़ने के बाद अपने नाम के साथ जामे लिखना शुरू कर देते हैं। जलालुद्दीन हक्कानी ने रूस से भी जंग लड़ी और जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो अमेरिकी और इत्तेहादी फौज से भी वो बरसरे पैकार रहे। ये कोई पहली बार नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब ने इलाकाई और अस्करी हकायक तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी हो। इससे पहले भी वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI ने अल-कायदा को तरबियत दी। वज़ीर आज़म इमरान खान अस्करी ही नहीं जुग्राफियाई मामलात को भी ऊपर नीचे कर देते हैं। एक मौका पर उन्होंने जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दी, न सिर्फ सरहद मिलाई बल्कि इस सरहद पर सनतें भी लगा। शायद वज़ीर आज़म इमरान खान जर्मनी और फ्रांस की बात करना चाहते थे, लेकिन ये बात इन्हें बताई इसलिए नहीं जा सकती कि वो हर चीज़ को दूसरों से बेहतर जानने का दावा करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुताबिक वो मगरिब भी दूसरों से बेहतर जानते हैं। मगरिब के अतवार, मगरिब के तरीक़ों को वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। उज़्बेकिस्तान की तारीख को उज़्बेकिस्तानियों से भी बेहतर जानते हैं। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के बारे में भी दूसरों से ज़्यादा जानते हैं और कबायली इलाकों को भी उतना जानते हैं जितना और कोई नहीं जानता। मैं कबायली इलाके और वजीरिस्तान और वाना सबको समझता हूँ। मैं वो आज पाकिस्तान का वजीर आज़म हूँ जो कबायली इलाके को पूरी तरह समझता है और किसी पाकिस्तान के वजीर आज़म को वो समझ नहीं थी जो मुझे अपने कबायली इलाके की समझ है। वज़ीर आज़म इमरान खान अगर इतना कुछ दूसरों से ज्यादा जानते हैं तो यकीनन तारीख को भी दूसरों से बेहतर ही जानते होंगे। लेकिन इस दावे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ही एक बयान सवाल खड़ा करता है, क्योंकि वो कह चुके हैं कि तारीख में हज़रत ईसा का जिक्र ही नहीं है।
वो दुनिया की पहली फलाई रियासत बनी और जो तारीख का हिस्सा है। अब ये बाकी पैगंबर अल्लाह के आए लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है, बड़ा कम जिक्र है। हजरत मूसा का है लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। हालांकि तारीख को याद ही हजरत ईसा की वजह से रखा जाता है। आपको पता होगा ना, बिफोर क्राइस्ट बीसी का जो मामला है पूरा, हर चीज को बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी से नापा तोला जाता है, तो तारीख याद ही हजरत ईसा की वजह से रखी जाती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के पास खित्ते के मसाइल का हल भी मौजूद है। वो हल पेश करते हुए इस बात की परवाह भी नहीं करते कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को अपना अटूट अंग कहता है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कह चुके हैं कि वो कश्मीर में 2 अलग अलग रेफरेंडम कराएंगे। पहला रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा के तहत होगा जिसमें कश्मीरी अवाम फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या फिर भारत के साथ। दूसरा रेफरेंडम तहरीक इंसाफ की हुकूमत कराएगी जिसमें कश्मीरी अवाम ये फैसला करेंगे कि वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहते हैं, आज़ाद रियासत के तौर पर रहना चाहते हैं, और इसमें आज़ाद कश्मीर के लोग भी शामिल होंगे। रेफरेंडम होगा इंशाअल्लाह और आप फैसला करेंगे कि हिंदुस्तान नहीं, आप पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। उसके बाद मेरी हुकूमत फिर एक रेफरेंडम करवाएगी और उस रेफरेंडम में कश्मीर के लोगों को हम कहेंगे कि आप फैसला करें कि पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो या आजाद होना चाहते हो। इमरान खान इस बारे में भी वाज़ेह नहीं कि वो किस किस्म का निज़ाम हुकूमत राइज करेंगे। कभी वो कहते हैं पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, कभी कहते हैं चीन का निजाम लाएंगे, कभी कहते हैं नए पाकिस्तान को ईरान जैसे इनकलाब की तलाश। इमरान खान ये दावा भी कर चुके हैं कि पाकिस्तान में मीडिया को इतनी आज़ादी हासिल है जितनी आज़ादी मगरबी ममालिक को भी हासिल नहीं, यानी मगरबी ममालिक की मीडिया को भी हासिल नहीं होती। हालांकि इमरान खान की हुकूमत के 3 साल में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 139 से 145 नंबर पर गिर चुका है। सहाफियों पर हमले किए गए, हमला आवरों को पकड़ने की कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई और अब तो उनकी हुकूमत एक ऐसा कानून लाना चाहती है जिसे आज़ादी सहाफत के मनाफी करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कोरोना वायरस पर भी मुख्तलिफ बयान देते रहे। एक बयान में कोरोना वायरस को एक किस्म का फ्लू करार दे दिया, एक और बयान में इस बात पर गुस्से में आ गए कि लोग कोरोना को सीरियस क्यों नहीं लेते, इसे आम फ्लू क्यों समझते। ये वायरस एक किस्म का फ्लू है। ये आप सबको इस चीज से थोड़ा जरा मुतमईन होना चाहिए कि 97% केसेस कोरोना के बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लोग इसको सीरियसली नहीं लेते, आम लोग समझते हैं कि ये कुछ है ही नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान मीडिया बयानात में ही नहीं ट्विटर बयानात में भी गड़बड़ कर जाते हैं। कभी रविंद्रनाथ टैगोर का कौल खलीलुल जिब्रान के से मंसूब कर देते हैं और एक मौका पर अल्लामा इकबाल के नाम से शेर मंसूब कर दिया जो अल्लामा इकबाल ने कहा ही नहीं था। ये तो एक सिलसिला था कॉल ऑफ फेल के तजादात का। एक वक्फा लेते। अच्छा, वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि नून लीग दोबारा इंतशार का शिकार नजर आ रही है और वो इंतशार अब वाज़ेह होता जा रहा है। जहां पे मरियम होती हैं वहां पे शहबाज नहीं होते, जहां पे शहबाज होते हैं वहां पर मरियम नहीं होती है। हालिया मौके पे क्या हुआ, बात करेंगे आरिफ हमीद भट्टी साहब से इस वक्फे के बाद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। पार्टी में मज़ाहमती बयानिया चलेगा या मफाहमती बयानिया, मंजर वाज़ेह होता जा रहा है। पार्टी के अहम इजलासों में पार्टी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम शिरकत से चहमगोइयाँ और अफवाहें जोर पकड़ चुकी हैं। सवालात उठाए जा रहे हैं कि जिस इजलास में पार्टी के कायद नवाज शरीफ शरीक थे, एहसन इकबाल, मरियम नवाज, परवेज रशीद, राना सनाउल्लाह समेत पार्टी की तमाम मरकजी क़यादत शरीक थी, उस इजलास में मफाहमती बयानिए के नुमायां किरदार क्यों गायब थे? ऐसा क्या जरूरी काम आ गया था कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ और अहम रहनुमा ख्वाजा आसिफ और हमजा शहबाज इस इजलास में शरीक नहीं हुए? पार्टी की ये तफरीक मंजर आम पर आने के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से सफाइयां दी जा रही हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अदम मौजूदगी पर फैलती अफवाहों और चहमगोइयों पर रद्द-ए-अमल देते हुए मरियम नवाज ने कहा कि दुश्मन 20 साल से शरीफ खानदान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, कारकुन इस पर कान न धरे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ एक हैं लेकिन
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के अंदर मौजूद इख्तिलाफात का एतराफ भी किया। जाने मुस्लिम लीग अंदरूनी तकसीम का शिकार नजर आती है। बयानिए के इख्तिलाफ की वजह से पार्टी कारकुन ही नहीं बल्कि अरकान असम्बली सतह पर भी बेचैनी पाई जाती है। दूसरी जानिब लंदन में मौजूद पार्टी के कायद नवाज शरीफ पार्टी की बागडोर अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। लंदन से इजलासों की सदारत कर रहे हैं। पार्टी कारकुनों और रहनुमाओं से मुसलसल राबते में है। वोट को इज्जत दो के बयानिए को ही पार्टी का बयानिया करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज भी नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब में यही बात दोहराई और कहा कि वोट को इज्जत दो का बयानिया मेरा जाती नहीं है, ये पूरी कौम का बयानिया बन चुका है। मुस्लिम लीग नून के मज़ाहमती बयानिए के हवाले से सोशल मीडिया पर एक पुरानी वीडियो वायरल है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मरियम नवाज की एक वीडियो शेयर की है जिसमें वो नाम लिए बगैर चंद हाजिर सर्विस जजेस हजरात के हवाले से बात कर रही हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा साको सबाक बता दूं आपको। अरशद मलिक जो जज हैं जो कि दुनिया में नहीं रहे, उनका केस, उनकी एक वीडियो सामने आई थी और फिर मरियम साहबा अपने केसेस के लिए भी अदालतों में पेश होती थी। तो ये उस दौरान की वीडियो है, उन्हीं दिनों की वीडियो है और मरियम साहबा से अदालत के अहाते में ही बैठ के सहाफ़ी वहाँ पर सवालात कर रहे हैं जिनके जवाब में उन्होंने वो बातें कही जो मैंने आपको सुना दी है। नाज़रीन, क्या मुस्लिम लीग नून एक बार फिर सियासी मैदान में जंग के लिए कमर कस रही है? पार्टी में नवाज शरीफ का मुतहरिक होना और शहबाज शरीफ समेत मफाहमती बयानिए के अलमबरदारों का मंजर आम से हटना किसी नई हिकमत अमली का हिस्सा है? और अगर ऐसा है तो फिर शहबाज शरीफ साहब क्या खामोश होकर बैठ जाएंगे? मरियम साहबा जो बयानिया नवाज शरीफ के नाम पर लेकर आगे बढ़ रही थी, क्या वो तरवीज पाएगा? और अगर वो तरवीज पाएगा तो फिर क्या टकराव नहीं होगा? तो फिर क्या इदारों के दरमियान आपस में टकराव नहीं होगा? हमजा शहबाज कहाँ है, क्या सोच रहे हैं? कैंटोनमेंट के इलेक्शन के बाद वो अचानक खामोश होकर क्यों बैठ गए? शहबाज शरीफ कहाँ है, वो खामोश क्यों है? वो इन मीटिंग्स में क्यों नहीं आते हैं, हालांकि वो उसी शहर में मौजूद होते हैं जहां पर ये मीटिंग्स हो रही होती हैं? हमारे साथ मौजूद हैं इन तमाम चीजों की खबर रखने वाले तज्जियानिगार और सहाफी जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये खलीज, ये इख्तलाफ, हमेशा जब हम किसी को बुलाते हैं, नून लीग से किसी दोस्त को बुलाते हैं, वो कहते हैं जनाब के ऐसा कुछ नहीं है। मरियम साहबा ने भी कह दिया 20 साल से कोशिश की जा रही है शरीफ फैमिली में इख्तलाफात को ढूंढने की, ऐसे कोई इख्तलाफात नहीं है। नून लीग का कोई लीडर बुला ले अपने शो में तो वो भी कहते हैं जनाब ये अफवाहें हैं। लेकिन इस तरह के जेस्चर जो कि मैंने आपको बताया कि जिसमें एक इजलास में पार्टी के लीडर होते हैं, शहबाज शरीफ हमजा साहब नहीं होते, अगले में कहा जाता है जनाब कि जनाब आज वो कुछ उनकी तबीयत ठीक नहीं थी या वो लेट पहुंचे, उज़र पेश कर दिया जाता है। अब तो ऐसे मामला सामने आ चुके हैं भट्टी साहब जिनसे वाज़े नजर आ रहा है कि इख्तलाफात है। जिस जगह मरियम होती हैं वहां शहबाज नहीं होते, जिस जगह शहबाज होते हैं वहां मरियम नहीं होती हैं। ये इख्तलाफ पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगा भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली कहते हैं ना, झूठ बोले कवा काटे, काले कवे से डरियो। इन्हें काला कवा काटेगा तो काला कवा मर जाएगा। हम अरसा दराज से कह रहे हैं कि जमात में इख्तलाफ है, दो बयानिया की ओपन लड़ाई है। अब मुझे ये बताए, मरियम नवाज साहबा को आउट किया गया कंटोनमेंट के इलेक्शन में, हमजा ने 1 महीना किया। उसके बाद मरियम साहबा ने कल जब डीजी खां से बुलाया तो उधर ये लफ्ज बार बार दोहराया गया कि खिदमत का बयानिया नहीं, वोट का बयानिया, वोट को इज्जत दो बयानिया चलेगा। आज भावलपुर बुलाया गया तो मरियम नवाज साहबा को पॉलिटिशियन ने जो भावलपुर रेंज से थे उन्होंने सवाल किया कि हम बड़े कंफ्यूज हैं, आप कुछ कह रही हैं, मोहतरम शहबाज शरीफ साहब कुछ फरमा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप क़यादत से सवाल करते हो, बयानिया नवाज शरीफ का ही चलेगा। तो मेरी नजर में इस वक्त लड़ाई अरूज पर है। पार्टी के सदर है शहबाज शरीफ साहब, एक बयान वो देते हैं मैं मुफावत करूंगा, पांव पकड़ लूंगा भाई के। शाहिद खान अब्बासी एक वाइस प्रेसिडेंट है, उनसे कहते हैं मैं वजाहत तलब करूंगा। मरियम नवाज साहब कहती है उनकी जाती राय है, आपस में लड़ाई और होती क्या है, यहाँ तो शहबाज शरीफ और मोहतरम हमजा शहबाज जो मरियम एस्टेब्लिशमेंट और जज साहबान के बारे में बोलते हैं सेम लफ्ज कह दे। देखिए इख्तलाफ अब खुल के सामने आ चुका है। परवेज रशीद कल भी थे, आज भी थे। परवेज रशीद क्योंकि मरियम नवाज को मिसगाइड करने में कहा जाता है, मुस्लिम लीग नून के लीडर कहते हैं 90% टकराव की सियासत चाहते हैं, एंटी एस्टेब्लिशमेंट है।
तो मेरे ख्याल में अब बयानिए की नहीं, आपस की भी लड़ाई है और ये विरासत की लड़ाई है कि मुस्लिम लीग नून की सदारत शहबाज साहब से लेके मरियम को दी जाए। लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश है और कोशिश है। विरासत की लड़ाई है, विरासत रहेगी तो लड़ाई करेंगे ना। मतलब जिस डगर पे चल पड़े हैं, जिसमें मुसलसल तसादुम, मुसलसल लड़ाई है। देखिए एस्टैब्लिशमेंट, हमारे मुल्क में एस्टैब्लिशमेंट के साथ मत्था लगा के आप इलेक्शंस नहीं जीत सकते, ये हकीकत है। तो जब आप ये तासुर देंगे कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, ना सिर्फ एंटी एस्टैब्लिशमेंट है बल्कि आप इदारों के सरबराहान के नाम लेते हैं, उन पे इल्जामात लगाते हैं, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की चॉइस तो आप कभी भी नहीं होंगे ना अगले इलेक्शन में। फिर तो वही होंगे जो ऐसा नहीं करते। तो सर ये विरासत बचाई तो नहीं जा रही, जिसकी जंग है तो विरासत लुटाई जा रही है। देखिए मैं गुजारिश करता हूं अली, मेरी नजर में इमरान खान साहब ने जो वादे किए थे मोहतरम इलेक्शन से कबल, जो उनका मंशूर था उन्हें पर वो पूरा नहीं उतर सके। इमरान खान साहब खुद ऑनेस्ट है, उनकी टीम वो नहीं कर सकी। उनको मजबूत करने में जितना अपोजिशन ने रोल अदा किया ना, ये पीटीआई ने भी उतनी मेहनत नहीं की। पीडीएम बनाई, आपस में लड़ पड़े, पीपल्स पार्टी और एएनपी को निकाल दिया गया, इस्तीफों पे लड़े, धरनों पे लड़े, मार्च पे लड़े। अब भी इमरान खान को देखे ना, कल पेट्रोल की कीमत 5 रुपए लीटर बढ़ जाती है और 30 पैसे, बिजली आसमान पे चले गई है। लेकिन इनकी अपनी लड़ाई इमरान खान को, जैसे जैसे मरियम साहब और नवाज शरीफ कल भी मीडिया से टॉक की और एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को क्यों नीचे गिरने देगी? उसकी क्या प्रॉब्लम है? वो अपना एक आईनी इदारा है, वो करते रहेंगे। इन्होंने अपनी तहरीक चला के देख ली, जलसे करके देख लिए, एहतजाज करके देख लिया। अपोजिशन मरियम नवाज इमरान खान की हुकूमत को मजबूत कर रही है एंटी एस्टेब्लिशमेंट और एंटी अदलिया बयानिए से, ये मेरी राय है। और नून लीग की तकसीम, हालांकि पीटीआई में भी बहुत ज्यादा तकसीम है, लेकिन इमरान खान की सर्वाइवल नून लीग की लड़ाई में है, जो खुद आपस में एक नहीं हो पा रहे। और इसमें दो राय कोई नहीं है कि इतनी महंगाई, बेरोजगारी, करप्शन के बावजूद ये आपस में लड़ रहे हैं और इमरान खान साहब अपनी लेवल पे, खासकर पीएम लेवल पे बेहतरी करते जा रहे हैं। वो कि महंगाई, बेरोजगारी अपनी जगह है। अच्छा, इनकी लड़ाई का भट्टी साहब जिक्र कर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई है, हुकूमत से लड़ाई तो जनाब ऑपोजिशन की होती है, अदलिया से भी लड़ाई है। अभी एक वीडियो सरफेस हुई है, हालांकि वीडियो पुरानी है, जब ये जज अरशद मलिक साहब वाला केस सरफेस हुआ था। ये वीडियो आई है, उसमें मरियम साहबा से कोई सहाफी सवाल करता है कि आपने दावा किया था आपके पास और भी वीडियोज हैं, तो कौन सी वीडियोज है? मरियम साहबा कहती हैं कि हाजिर सर्विस सिटिंग जजेस की मेरे पास वीडियोज हैं। उनसे पूछा जाता है कि किससे बनाई, बताती है अरशद मलिक ने बनाई, कैसे बनाई, उनको पता नहीं था, वो एक और डिटेल है। लेकिन सबसे बड़ा बम जो है वो ये गिरा रही है कि उनके पास हाजिर सर्विस जजेस की वीडियोज है। ये ऐसे मौके पे, मतलब ये एक टाइम था जब वो जेर अताब थी, जमानत नहीं हो रही थी, तब हो सकता है ये वीडियोज सामने लाना उनके फायदे में होता। लेकिन अब इस मौके पे ऐसी वीडियोज का दोबारा से लीक होना, जिसमें मरियम साहब के दावे सामने आ रहे हैं कि जनाब और भी वीडियोज हैं, ये क्या तासुर देता है? मजीद लड़ाई? अली, आपको याद होगा मोहतरम मरियम नवाज साहबा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा, मेरे पास ऐसे इंकशाफात है, मैं जिसे दूंगी तो बुचाल आ जाएगा। और ये मुझे बताए, जब ट्रायल थे उस वक्त आपने सबूत नहीं दिए। अब हाली अदलिया नहीं, मरियम नवाज साहब के करीबी हलकों का कहना है कुछ और अहम तरीन शख्सियात की भी वीडियो है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, ये वीडियो का खेल उन्हें नहीं खेलना चाहिए। इस मुल्क में सबको पता है सबसे ज्यादा वीडियो किसके पास है, टेलीफोन हैक कौन कर सकता है। मरियम साहबा आग में जा रही है, मुझे नहीं पता वो करती है नहीं करती। आपको याद होगा जब उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें मोहतरम शहबाज साहब और शाहिद खान थे, उन्होंने कहा मेरे पास और बहुत सारी खैर खलाकी है। अब मुझे उनके करीबी तरीन शख्स ने कहा है खाली जुडिशरी नहीं, अहम तरीन अदारों की वीडियो है। अनबिलीवेबल है। पता नहीं ये सामने लाते हैं तो उससे क्या नुकसान होंगे या इसके असरात क्या है। मरियम नवाज साहबा आखिरी लिमिट क्रॉस क्यों करना चाह रही है? सियासी इख्तलाफ करना, जदोजहद करना मरियम नवाज साहबा का हक है, लेकिन ये जाके वीडियो तक आना, मेरा ख्याल है सियासत भी बदनाम होगी और सियासतदानों पे भी खर्च आएगा। ये इस चीजों से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके रहेंगी, मुझे ऐसे लग रहा है। भट्टी साहब ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं, जो कि नजर आ रहा है कि लड़ाई का रास्ता है, जंग का रास्ता है। एक जमाना था, समझ आती थी जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी मैं तंग आमद बजंग आमद, तब उनके केसेस चल रहे थे, मरियम साहबा अंदर थी,
थी, नवाज शरीफ साहब अंदर थे, नाहल हो चुके थे, तब उनके मकौल वो दीवार से लगाए जा रहे थे, इसलिए वो ऐसी चीजें करते थे। अब तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। मियां साहब बाहर बैठे हैं, मरियम साहब जमानत पे होने के बावजूद अपने इदारों के खिलाफ बात कर रही होती है, शहबाज शरीफ साहब जमानत पे, हमजा जमानत पे, कोई पूछने वाला है नहीं यहाँ पे। तो अब की जो लड़ाई है, अब ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है और क्या इस लड़ाई को लड़ते लड़ते ये लोग 2023 का इलेक्शन जीत पाएंगे? मेरे ख्याल में ये इंतहाई डेस्परेट हो चुकी है इक़्तिदार हासिल करने के लिए, और उसके वो तरीके अपना रहे हैं जो आइन के भी मुतरादिफ है, पाकिस्तान के भी मुतरादिफ है और हमारी सियासी कल्चर के भी खिलाफ है। मुझे बताएं, पहले तो ये कहते थे कि जी तांगाना बजाना, अब नवाज शरीफ मुजरम होकर मुल्क से बाहर है। मरियम नवाज पे नैब के 3-4 केस है, नैब पे हमला किया फिर भी वो इनको गिरफ्तार नहीं कर रहे, FIA भी नहीं बुला रही, और ये डील हुई है, कोई नहीं मानेगा। डील कह दे, अंडरस्टैंडिंग कह दे, NRO कह दे, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं। लेकिन इसके बावजूद उनका गुस्सा और उनके वाला सब का गुस्सा, ऐसा लगता है कि वो समझ रहे हैं कि जब तक वो इक़्तिदार पे नहीं आते पाकिस्तान खुदा ना खास्ता महफूज नहीं है। मुझे ऐसे बादियुल नजर में लग रहा है कि उन्हें 10 बेशुमार केसों में मुबैना करप्शन के केसों के बावजूद उन्हें पकड़ा नहीं जा रहा। नैब पे हमला करते हैं, पथराव करते हैं, मार तोड़ करते हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। अब भी उनकी 5 साल उनकी भी हुकूमत पूरी हुई, पीपल्स पार्टी की भी हुई, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। लेकिन इनका डेस्परेट होना, और मुझे लग रहा है ये जान के इदारों को इरिटेट करना चाह रहे हैं, यहाँ मुल्क में मार्शल लगाना चाह रहे हैं। इनका ख्याल है हमारी हुकूमत नहीं तो किसी की भी ना रहे। मुझे इसके अलावा कोई फैक्ट्स नजर नहीं आ रहे। और भट्टी साहब, लगता ऐसे है कि ये जो तसादुम है, इसके पीछे जो मकसद है वो शायद ऐसा नहीं, वो शायद वोटर को मुतमईन करना ना हो, अपने कारकुन को मुतमईन करना ना हो। कभी कभी ये भी लगता है, जैसा कि आपने खुद फरमाया कि केसेस हैं, तलवार लटक रही है, तो अगर इदारों से मुसलसल लड़ाई मोल ली जाएगी तो वो जो इंतकामी कार्रवाई का बयानिया है वो जिंदा रहेगा। वो ये नहीं होगा जनाब कि हमारे पास जवाब नहीं है उस चीज का जो कि नैब पूछ रही है, फिर बाकी इदारे पूछ रही है, अदालत पूछ रही है। ये भी एक वजह हो सकती है। मतमा नजर अगला नहीं है, मतमा नजर अपने वोटर को सेटिस्फाई करना नहीं है, मतमा नजर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को सेटिस्फाई करना नहीं है। एक बड़ा ही शॉर्ट टर्म गोल नजर आता है जिसमें अपने ऊपर बनाए गए केसेस को अपने से दूर रखना है, और अगर जब तक तसादुम की पॉलिसी रहेगी तब तक ये केसेस दूर रहेंगे। लेकिन सवाल मेरा बड़ा, ये जो एक ऐसा सवाल जो कि बार बार गूंजता है, नाज़रीन के लिए मैं बताता चलूं, वो ये है कि एक ऐसा इदारा कि जिसमें डिसिप्लिन कमाल पर होता है, जो कि सरबराह को अपने सरबराह के साथ साथ अपनी पॉलिसीज को आगे लेके चलता है। अगर आप एक उस इदारे के साथ मुसलसल बयानबाजी, दुश्मनी, अगर आप पत्थर फेंकोगे उस तरफ, तो पत्थर शख्सियात को नहीं फेंके जा रहे, वो पत्थर इदारे की तरफ फेंके जा रहे हैं। इदारा शख्सियात से मुबर्रा होता है। आज एक शख्सियत उसके सरबराह है, कल को कोई और होंगे, लेकिन जो तसादुम की पॉलिसी इदारे के खिलाफ, इदारे के हवाले से अपना रखी है नून लीग ने मरियम साहिबा की क़यादत में, ऐसा लगता है कि वो पॉलिसी जो है वो आगे तक उनको हॉन्ट करेगी, क्योंकि शायद शख्सियात कल को घर चली जाए, रिटायर होकर घर चली जाए, लेकिन इदारा नहीं भूलेगा कि आपने उनके साथ क्या किया। फिर इदारे के लिए आप कभी भी कोई अच्छी चॉइस या फेवरेट चॉइस नहीं होंगे। खैर, आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले ये जो मैं अगला सेगमेंट करने जा रहा हूं, इसमें मैं मुखातिब हूं, तमाम पाकिस्तानियों से तो मुखातिब हूं जो आप देख रहे हैं, आपसे मुखातिब मैं हूं, लेकिन ख़ास तौर पे हर वो शख्स, हर उस फौजी की माँ जिसने दहशतगर्दी से लड़ते हुए अपना बेटा गंवाया है, हर उस बेवा से मैं मुखातिब हूँ जिसका शौहर, जिसका सुहाग दहशतगर्दी की भेंट चढ़ा या उनसे लड़ते हुए शहीद हुआ। मैं हर उस बच्चे से मुखातिब हूँ जिसने अपने माँ बाप गंवा दिए, अपने रिश्तेदार गंवा दिए, भाई ने बहन, बहन ने भाई गंवा दिया। ये रिश्ते जो है वो, और हाँ, ख़ास तौर पर मैं APS के उन शोहदा के लवाहिकीन, उनके वालदैन, उनकी माओ से मुखातिब हूँ जो आज भी अपनी खाली झोली उठा के पूछ रही होती है कि क्या हुआ उन दहशतगर्दों का, क्या हुआ उन दरिंदों का जिन्होंने हमारे लख्ते जिगर को इतनी बेदर्दी से मारा था। ये जो अगला सेगमेंट है, ये मैं ख़ास तौर पर उनसे मुखातिब होकर आपके सामने रखने जा रहा हूँ।
नाज़रीन, जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की, 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों के खून से होली खेली, कितने ही सुहाग उजाड़े, कितनी माओ की गोदें वीरान की, कितनी बहनें आज भी अपने भाइयों की वापसी की राह देखती हैं, कितने ही पाकिस्तानियों को अपाहज किया, दहशतगर्दी से नफसियाती तौर पर मुतासर किया, कितनी आंखों में आंसू बांटे, कितनी ही मुस्कुराहटें छीन कर वहां पर अब्दी गम दे दिया। जिन दहशतगर्दों ने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए, रियासती एहलकारों के सरों से फुटबॉल तक खेला गया, पाकिस्तानी मईशत को 150 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया, ऐसा नुकसान पहुंचाया कि आज भी हमारी मईशत अपने पांव पर खड़ी नहीं हो पा रही। आज उन दहशतगर्दों को माफी देने की बात की जा रही है और एक से ज्यादा बार की जा रही है। उन दहशतगर्दों को माफी दी जाएगी? क्या आप ये बात उस माँ की आंखों में आंखें डाल के कर सकते हैं? इसका छोटा सा बच्चा गया था किताबें लेके, वापस आ रहा है कफन में लिपटा। क्या उस माँ की आंखों में आंखें डालकर आप ये बात कर सकते हैं कि हमने उन दरिंदों को माफी देने का इरादा कर लिया? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान दहशतगर्दी में मुलव्विस न होने का वादा करे तो इसे माफी देने पर गौर किया जा सकता है। तो हुजूर, जो पहले दहशतगर्दी कर चुके हैं, जो पहले सुहाग उजाड़ चुके हैं, जो पहले कुश्तो खून का बाजार गर्म कर चुके हैं, उनका हिसाब कौन लेगा? इस तरह तो हर मुजरिम कहेगा कि मेरे पहले वाले जुर्म की मुझे माफी दे दो, मैं आइंदा जुर्म नहीं करूंगा। तो फिर तो अदालतें खाली हो जाएंगी, फिर तो जेलें जो हैं वो खाली हो जाएंगी। एक कत्ल ऐसे माफ नहीं हो सकता। आप जाइए पाकिस्तान के कानून की किताब उठा के देखिए, क्या कोई कत्ल इस वादे पे माफ हो सकता है कि मैं आइंदा इसका कत्ल नहीं करूंगा? नहीं, सजा मिलती है। इससे पहले सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी कह चुके कि कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान हथियार डालकर पाकिस्तानी आइन को तस्लीम करे और जुराइम में मुलव्विस ना हो तो इन्हें माफी देने का सोचा जा सकता। आखिर ये हुक्मरान एक दहशतगर्द तंजीम को माफी की बात कर भी कैसे सकते हैं? ये माफी देने वाले होते कौन हैं? पाकिस्तानियों का खून कैसे माफ किया जा सकता है? आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में 130 से ज्यादा बच्चों के कातिलों को कैसे माफ किया जा सकता है? GHQ पर हमला करने वालों को कैसे माफ किया जा सकता है? उन लोगों को कैसे माफ किया जा सकता है जिन्होंने इबादत गाहों को, मज़ारात को निशाना बनाया? पार्क्स में खेलते छोटे छोटे बच्चे वो लोथड़ों में, वो चिथड़ों में बिखरे होते थे जब बम फटते थे। अगर ये माफी दे दी गई नाजरीन, तो इन लोगों के दिलों पर क्या गुजरेगी जिनके प्यारे तहरीक तालिबान पाकिस्तान की दहशतगर्दी के क्या शोहदा की शहादत बिल्कुल ही रायगाह चली जाएगी? या रियासत उन शोहदा को भूल चुकी है? अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को माफ करने का इख्तियार किसी के पास है तो वो इन लवाहिकीन के पास है जिनके प्यारों को इन दहशतगर्दों ने शहीद किया। तो मुतालबा है कि जितने भी लोग इसमें मुलव्विस है उसको फांसी दी जानी चाहिए। वो जो दहशतगर्द थे, वो दुश्मन थे हमारे बच्चों के, उनको सजा भी हमारे हाथों से मिलनी चाहिए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के बारे में तो ये भी कहा गया कि इसे दुश्मन मुल्क भारत की पुष्टपनाही हासिल थी। आखिर इस तंजीम को कैसे माफ किया जा सकता है तो दुश्मन की ईमा पर मुल्क में खून बहाए? The minds of the Afghan leadership, they poisoned the minds of Afghan military and their intelligence. I mean, what was NDS doing all along? They were only helping RAW to cobble up alliances of TTP and Daesh and different terrorist organizations. बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया। जनरल साहब, आप और मैं दिल पे हाथ रख के आज बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि एक लम्हे के लिए इमेजिन करें, APS पे मरने वाले छोटे से बच्चे की वहां पे जो माँ है वो हमारे सामने खड़ी है, एक जवान जो इनसे लड़ते हुए शहीद हुआ उसकी माँ और उसका वालिद हमारे सामने खड़ा है, बहन खड़ी है हमारे सामने। क्या उसकी आंखों में आंखें डाल के हम बात कर सकते हैं कि हम माफ करना चाहते हैं उनको? क्या ये माफी के लायक हैं जिन्होंने 70,000 पाकिस्तानी शहीद किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें केस टू केस बेसिस पे पहले तो बात होनी चाहिए। दूसरा ये है कि जिस तरह आपने दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करके तो एक अपना नेशनल प्लान बनाई थी आपने, उसी तरह ये पार्लियामेंट में या दिफाई कमेटी में बैठ के इस पे बात होनी चाहिए और तजावीज़ लेनी चाहिए ताकि जो भी आप फैसला करें वो पार्लियामेंट का फैसला हो, किसी एक इंडिविजुअल का ना हो। ऐसे मामलात में हमेशा एक इज्तिमाई सोच का फायदा उठाना चाहिए बजाय इसके एक इंडिविजुअल्स करें, क्योंकि उस पर फिर तनकीद रहेगी और वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए संभालना। किस्सा ये है कि इनमें सारे लोग जो हैं वो मुजरिम नहीं हैं, वो में ऐसे भी लोग हैं जिनको वरगला के कोई ले गया, उन्होंने अभी तक शायद कोई वाक़या भी ना किया हो,
लेकिन जो लीडरशिप है वो तो पैसे ले रही है बाहर से, मर्सनरीज है, और वो उनका काम यही है कि वो कोई ना कोई वारदात, कोई ना कोई वाकया करें कत्ल गारत का, तो तब उनको पैसे मिलते हैं, नहीं करेंगे तो बाहर से पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं आता साहब? बिल्कुल आता है वो, और उस जैसे और जितने भी हैं वो सब आते हैं उसमें, और उनका फैसला उसी तरह ही होना चाहिए जो उनकी केस की नौयत देख के तो फिर फैसला होना चाहिए, और वो इसी तरह की कोई कमेटी बैठ जाए कि केस टू केस बेसिस पे देखे, जो लोग बुलाए गए या उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया उनको माफी, और जो जिन्होंने किए हुए क्राइम उनको सजा होनी चाहिए। सर देखिए माफी तो होगी भी देखिए एक शख्स जिसने क्राइम ही नहीं किया तो माफी किस चीज की उसको देंगे आप? मतलब जिसने कुछ किया ही नहीं है उसको किस चीज की माफी दे रहे हैं आप? माफी तो होती है उसके लिए जिसने कुछ किया, जिसने कुछ किया होगा तो उसकी माफी हुकूमत, पार्लियामेंट, कमेटी किससे दे सकती है? सर देखिए इसका मसला ये है कि बलूचिस्तान में भी बेशुमार लोग थे जो कि शामिल तो हो गए वैसे उनकी लश्कर में, लेकिन अभी तक उस लश्कर में जाकर उन्होंने कोई वारदात नहीं की हुई थी, लिहाजा वहां पे उनको माफी दी गई। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको कहा कि जनाब आप लश्कर छोड़ दें और नीचे आके पहाड़ों से आप अपने हल्फ लें कि जी आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे तो आपको माफी दे दी जाएगी। तो वहां बहुत सारे लोगों ने सरेंडर किया था, लेकिन ये उसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि कोई जराइम पेशा को कातिल भी उसमें निकल जाए, लिहाजा वो उसकी छानबीन करनी जरूरी होगी। बातूरत इसमें मेरा ख्याल है कौमी पॉलिसी बननी चाहिए, किसी इंडिविजुअल को खुद ब खुद ये फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें अवाम के जज्बात भी शामिल हैं, अफवाज पाकिस्तान के जज्बात भी शामिल हैं जिन्होंने जाने दी उनके खिलाफ। तो लाजमन ये किसी एक ने अगर यूं फैसला किया तो वो उससे बड़ा क्रिटिसिज्म होगा और उनको मुश्किल होगी। ठीक है जन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो चाहता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।